ऑल राइट एवरीवन, सो आज से हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो देखो, नाइट्रोजन फैमिली जितना वास्ट था लास्ट हमने देखा था, उससे रिलेटिवली काफी कम है इसके अंदर कंटेंट, और जितनी प्रॉपर्टीज हमने वहां पे देखा था, जिस ऑर्डर में हमने वहां पे देखा था, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हर ब्लॉक केमिस्ट्री के टॉपिक का होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, फिर हेडिंग डालो ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16। इनका एक और नाम है, जैसे याद है आपको, नाइट्रोजन फैमिली का एक दूसरा नाम था क्या? निक्टोजेंस ना, चोकिंग एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली वो। वैसे ही ऑक्सीजन फैमिली का नाम है कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अगर आप देखो मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमें किसी भी मेटल को ऑब्टेन करना हो, तो मोस्टली वी यूज टू ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स। अगर आप देखो तो भरे पड़े हैं बेटा, ऑक्साइड, सल्फाइड, ओर्स नेचर के अंदर भरे पड़े हैं, हर एलिमेंट के आपको मोटा मोटी मिल ही जाएंगे। तो क्योंकि ये ओर्स बनाते हैं मोस्टली, वहीं से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसलिए नाम है इनका कैल्कोजेंस। लिख लेना, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। नाउ कमिंग टू द एलिमेंट्स, सबसे पहला कौन सा होगा? ऑक्सीजन, एंड देन सल्फर, देन सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। इसके नीचे बताओ, किसी को याद हो तो। नहीं, कंफर्म हो तो भी बताओ, कंफर्म हो तो भी बताओ, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ लो, भर लेना। एनीवन? पीरियोडिक टेबल बोला था साथ रखने के लिए ना, हमेशा कभी नहीं रहता तुम्हारे पास। लिवर मोरियम है क्या? देखो तो, लिवर मोरियम नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट मेंबर जो रहता है, वो आपको मालूम था मस्कोवियम था, मस्कोवियन। तो यहां पे क्या होगा? एलवी, लिवर मोरियम। लिवर मोरियम एलवी बोलते हैं, लिवर। रिसेंटली डिस्कवर्ड है बेटा। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या लिखोगे आप? तो एक बारी सारे एलिमेंट्स का थोड़ा जल्दी करना, सभी का आप नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जल्दी करो। राइट द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। लिखिए, मैं चेक करता हूं अभी आप।
चलो बेटा, कर लिया सबने? तो देखो, ऑक्सीजन का आपने लिखा होगा हीलियम 2s2 2p4। सल्फर का आपने लिखा होगा नियॉन 3s2 3p। अच्छा, सेलेनियम से पहले डी भर चुका होता है, तो इसको क्या लिखोगे? आर्गन 3d10 4s2 4p। देखो, आफ्टर फिलिंग में रीअरेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? टेल्यूरियम का आप करोगे तो हीलियम नियॉन आर्गन के बाद क्या आता है? क्रिप्टॉन 4d 5s 5p। पोलोनियम बेटा रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल। ये दोनों नॉन मेटल की कैटेगरी में, ये दोनों मेटेलॉइड, और इसके बारे में मैंने बताया आपको रेडियो एक्टिव मेटल। तो केमिस्ट्री मोस्टली हमें इनका पढ़ना है, रेडियो एक्टिव सैंपल्स का जनरली केमिस्ट्री अवॉइड करते हैं। एंड पोलोनियम का उसी तरीके से कर लोगे आप, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन। जैसे ही 6th पीरियड में आ गए, 2nd 3rd 4th 5th 6th, तो 4f क्या आ गया? वेरी गुड। फिर एंड 6p। इसी तरीके से यहां पे करोगे तो क्या आएगा? बोलो, रेडॉन। Rn लिखूं? 5f 6d 7s2 एंड, अब हाथ उठाओ, कितने लोगों का पूरा सही हुआ है? हाथ उठाओ, ये भी गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाले सेल की बात करूं तो सबको दिख रहा है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी NH2NP4। राइट इट डाउन, द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP4। लिख लिया सबने? अब आओ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली, इनफैक्ट कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, सभी जगहों पे ये ट्रेंड जो है वो हम लोग पहले देखते हैं। तो बताओ, एटॉमिक साइज, साइज ऑफ एटम क्या लगता है आपको? ऑक्सीजन से बड़ा, सल्फर से बड़ा, एंड उससे बड़ा? बोलो, एंड उससे बड़ा? तो दिस इज हाउ द ऑर्डर गोज। आई मीन इट इज रेगुलर, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब आपको थोड़ा आइडिया लेने के लिए मैं इनकी वैल्यूज भी बता देता हूं। टॉप मतलब सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे छोटा इस पूरे ग्रुप में ऑक्सीजन है, 66 पिकोमीटर। एंड टेल्यूरियम तक आते आते 137 हो जाता है, 137 पिकोमीटर, और ये 66 पिकोमीटर। साइजेस आर डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। साइज के बाद अगला प्रॉपर्टी आते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बताओ भाई, साइज इंक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब आपको बताऊं, कार्बन फैमिली तक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो इतना डोमिनेंट होता है कि लास्ट ग्रुप में आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चेंजेस देखने को मिलता था। लेकिन नाइट्रोजन एंड ऑनवर्ड्स वो इफेक्ट उतना प्रोमिनेंट दिखाई नहीं देता, होता तब भी है। तो यानी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? ऑक्सीजन फॉलोड बाई सल्फर फॉलोड बाई सेलेनियम, देन टेल्यूरियम, एंड देन। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरीवन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? तो ये बिल्कुल ऐसे ही जाता है जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीजन का सभी को मालूम है कितना होता है, कौन से स्केल पे है? फॉलिंग।
सल्फर सबको मालूम है 2.58 लिखा हुआ आपको मिलेगा, इसका सेलेनियम का अप्रोक्सीमेटली 2.5 एंड समथिंग, एंड ये मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं आपको। सो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये तो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट what will happen if an electron is added to an isolated gaseous atom. Now tell me, the sign oxygen gas plus electron will form O minus gas, इसका डेल्टा एच जी बताइए कितना, बोलो नेगेटिव है, हाँ जी नेगेटिव है, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट, नेगेटिव, रफली अराउंड 160 के आसपास होता है नेगेटिव में। सल्फर प्लस इलेक्ट्रॉन बताइए, एस माइनस गैस, डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। यहां तक कि अगर आप देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम रिसेंटली डिस्कवर्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो आप अगर वहां तक भी जाओ तो भी आपको ये डेल्टा एच नेगेटिव ही मिलेगा। सो पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी रखता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई कौन ज्यादा एफिनिटी रखता है, लिखो अरेंज chalcogens in increasing order of electron affinity. Arrange chalcogens in increasing order of electron affinity. आपको अगर डेल्टा एच में चाहिए तो मैं डेल्टा एच बता दे रहा हूं, उसका कितना होता है, -141 होता है, इसके लिए होता है -141 किलो जूल पर मोल। -150 के पास था, सॉरी मैंने 60 बोल दिया। बताइए बेटा, बोलिए, अरेंज कर दिया आपने? आ जाओ वापस रिकॉल करते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ये आप दिमाग में लेके आओगे तो सेट होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है, सबसे पहला कितने लोग पैरामीटर्स बता सकते हैं, मैंने पिछले ब्लॉक में आपको समझाया था अच्छे से। चलो साक्षी, पूरे पैटर्न याद है? याद है तो बोलो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स नहीं याद है? चलो मुस्कान, डू यू रिमेंबर, किया था क्लास? याद होना चाहिए फैक्टर्स, क्योंकि मैंने उसमें आपका पूरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिवाइज करा दिया था इन अ वे, तो आप लोग को याद रखना चाहिए बेटा, ये गलत बात है। शौर्य, साइज है, जेड स्टार है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई मतलब नहीं। हाँ तो देखो सिंपल बात है, 4 फैक्टर मैंने आपको बताए थे, साइज, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, जेड स्टार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा, फिर मैंने आपको बताया था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें भी कॉन्फ़िगरेशन P3 P6 आए उनके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी काफी रिड्यूस हो जाती है, इनफैक्ट P6 वाले तो लेना ही नहीं चाहते, P3 में नाइट्रोजन नहीं लेना चाहता है, फास्फोरस फिर भी लेना चाहता है। तो इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट था जो सारा इरेगुलरिटीज मोस्टली क्रिएट कर रहा था, एंड दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और मैंने ये बहुत जोर देके बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन सेकेंड पीरियड आपको देखना है, सेकेंड पीरियड। तो कहने का मतलब अगर मैं बाकी सारे फैक्टर्स देखूं, कॉन्फ़िगरेशन तो भाई ग्रुप में एक ही होगा, साइज नीचे जाके बढ़ रहा है, जेड स्टार नीचे जाके ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, तो अगर मैं नॉर्मली देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन का हाईएस्ट होना चाहिए, फॉलोड बाई सल्फर, फॉलोड बाई सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड ये आना चाहिए, बोलो।
बट रियलिटी में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसकी सबसे कम वैल्यू हो जाती है अपने ग्रुप में। तो हाईएस्ट किसका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सल्फर का, फॉलोड बाई सेलेनियम, फॉलोड बाई टेलुरियम, पोलोनियम, एकदम आखिरी में ऑक्सीजन जाता है। और याद करो मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैसे लिखते हैं? माइनस टाइम ऑफ डेल्टा एच जी एट 0 केल्विन। याद है? नहीं है तो यही याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कुछ बच्चों को आदत होती है, उनको थोड़ा सा नहीं समझ आया तो उन्हें लगता है पूरा चैप्टर ही गया, वापस रिवाइज करने लग जाएंगे पीरियड। ये उसके पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्ट में यही समझा रहा हूं, यही सेटल करो और यही खत्म करो। तो भाई डेल्टा एच, अब मैं वैल्यूज आपको बता दूं अगर इनके, तो मैंने अभी आपको ऑक्सीजन का बताया था 141 आता है नेगेटिव में डेल्टा एच, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना आएगा बोलो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली जो मेजर करते हैं बेटा, मोस्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। कौन सी यूनिट में देखते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे लिख दोगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट होता है सल्फर का 200 और सबसे कम होता है ऑक्सीजन का 141 किलो जूल पर मिनट, और इसका होता है 200। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। डेल्टा एच इसका ठीक नेगेटिव लगा करके डाल। हाईएस्ट हो गया किसका? सल्फर का। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे थोड़ी ना है, देखो ना, जितने भी सेकेंड पीरियड मेंबर्स हैं उनमें छोटा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले ही जगह ऑक्युपाई कर चुके हैं। अब कोई भी आकर के इसी जगह बैठना चाहेगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही। इसलिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स में दिक्कत आता है। इसलिए मोस्टली थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का आप देखोगे तो बेटर ही होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सेकेंड पीरियड, है ना, रिपल्शन की वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे नोट करते हैं। एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। नाउ टेल मी हाउ अबाउट एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन? लिखो, नोट करके लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नोट करके लिखो, एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। Addition of first electron for oxygen is exothermic in nature, whereas addition of second electron कैसे नेचर का होगा बेटा? हाँ जी, एंडोथर्मिक इन नेचर। और वो इतना ज्यादा एंडोथर्मिक होता है, द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज दैट मच एंडोथर्मिक दैट ओवरऑल जब 2 इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं वो भी एंडोथर्मिक हो जाता है अगर ऑक्सीजन के साथ ऐड करना। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसको अभी मैं मैथमेटिकली लिख दे रहा हूं। तो मैं बोलना चाह रहा था कि when you are adding an electron to oxygen gaseous, it becomes O minus। डेल्टा एच क्या है इसका? लेकिन जैसे ही आप O माइनस में एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हो तो आप खुद दिमाग लगाओ यार, अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि एक नेगेटिव और दूसरे नेगेटिव के बीच में कैसे अट्रैक्शन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो दे विल ओनली रिपेल। रिपल्शन की वजह से आपको एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो साथ में सरवाइव करेंगे, इसलिए ये एंडोथर्मिक होता है। और ये ओवरऑल भी अगर आप इनको जोड़ दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के O-2 तो भी ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब गैसियस स्टेट में
आपसे कभी पूछे विल O-2 एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, तो आपका स्ट्रेट अवे आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि O-2 तभी बन सकता है जब वो एक्सोथर्मिक होता, ये स्टेप, लेकिन ये क्या है, एंडोथर्मिक, यानी ये वापस आ जाएगा। देखो इंट्रोपी ड्रिवन भी है ये रिएक्शन, अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 यूनिट, तो इंट्रोपी भी बढ़ रहा है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है उल्टा आने पे, तो भाई उसका डेल्टा जी एट एनी टेम्परेचर इज फेवरेबल, सो कभी भी आएगा तो वो पीछे ही आएगा, आगे नहीं जाने वाला, ठीक है, ये स्टेबल नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर यही उठ के आता है कि भाई जब O-2 स्टेबल है ही नहीं गैसीय स्टेट में, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑक्साइड क्यों बनाते हैं? कैल्शियम का ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन का, सॉरी कैल्शियम का ऑक्साइड है, बेरियम का ऑक्साइड है, सोडियम का ऑक्साइड है ना, लिथियम का ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड, इतने सारे ऑक्साइड मिलते क्यों? जब भाई O-2 स्टेबल ही नहीं है तो ये कैसे मिलते हैं? क्या फैक्टर है जो इसको ऐसे स्टेबलाइज करता है, मुझे बताओ भाई। यस, वाई वी गेट O-2, जबकि देखो O-2 तो स्टेबल ही नहीं है, स्टेबल नहीं है तो हमें नहीं मिलना चाहिए ना, क्यों मिलता है, क्या रीजन? बिल्कुल सही आंसर, पिछली बार भी यही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया था आपको कि नाइट्रोजन से N-3 बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि आप नाइट्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, दूसरा और एंडोथर्मिक हो गया, तीसरा जाते जाते हालत खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ एलिमेंट्स नाइट्राइड बनाते हैं N-3 में, वो क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ वन पैरामीटर विच इज लैटिस एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन -2 और लिथियम +1 होने के बाद जब ये इनफाइनाइट से, अरे आपने पढ़ा नहीं है इलेक्ट्रोस्टेट में बेटा कि इनफाइनाइटली सेपरेटेड होंगे तो इनका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 होगा, और जब बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे यहाँ Li2O जब बन रहा होगा तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, यही डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टर्म्ड एज लैटिस एनर्जी। इसलिए तो मैं आपको लिखवाता था U इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2 अपॉन R, यही लिखवाता था ना, ये कहां से लिखवाता था? उसी सिस्टम से। हालांकि सिर्फ इतना कह देना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 2 आयन नहीं है बल्कि पूरा क्लस्टर है, तो जब सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो आपने देखा होगा किस तरीके से आप यूज करते हो, ठीक है, लेकिन हमारा ये मोरलेस चीजें चल रही, बोलो भाई सबको क्लियर है? तो लैटिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, लिख लो ये बात, देखो देखो, the formation of O-2 is very difficult, still most of the element form oxide, the formation of O-2 gas is very difficult, still most of the elements form oxide because of, किसके वजह से? लैटिस, यस, लैटिस एनर्जी, वो आप दिखा लो, ऐसे दिखा के आप कर सकते हो। ठीक है, आइए मिटा दूं। अब मेरे को ये बताओ, इस ग्रुप में अगर मैं बात करूं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, चलो ऐसे कॉमन सेंस लगा के बताओ सबसे खराब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका आपको लगता है? सबसे खराब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका लगता है? तो आ जाओ देख लेते हैं। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट as O2 and O3 in elemental state,
आपको मालूम है O3 मतलब ओजोन है, जबकि सल्फर मेनली एग्जिस्ट S8 फॉर्म। और कितने लोग ये समझ रहे हैं कि S8 सल्फर 8, आपने पढ़ा होगा यार लोअर क्लासेस में, माइन करके सल्फर को निकालते हैं, माइनिंग करना पड़ता है इसका। सो सल्फर 8 इज सॉलिड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और बाकी आपको मालूम है नीचे आते आते तक चीजें मेटल के डायरेक्शन में हो गई, तो बीच में चलो जो मेटलॉयड हैं वो भी 8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रखना सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप हैं, जैसे फॉस्फोरस के थे, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस था, वैसे ही सल्फर के भी बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, नोट करके लिखो। Have different allotropic form like rhombic, sulfur, monoclinic sulfur। अच्छा, कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है और भी हैं डॉट डॉट डॉट, जस्ट आई एम टेलिंग यू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप और लिखना चाहते हो S6 फॉर्म भी है, एंड आगे चल करके और भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। रोम्बिक हो या मोनोक्लिनिक हो, इनके अपने क्रिस्टल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। सॉलिड स्टेट में जो आप क्रिस्टल पढ़ते हो, मोनोक्लिनिक, रोम्बिक, तो वहां से ये वर्ड डिराइव्ड है। दोनों में S8 फॉर्म ही होता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, इनका जस्ट पॉइंट का अरेंजमेंट अलग अलग, दोनों फॉर्म S8 ही है ना। अब एक थर्मोडायनेमिक्स में टर्मिनोलॉजी आती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अभी याद कर लो, इसको आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कंसिडर्ड एज जीरो। नोट करके लिखो ये बात। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, standard enthalpy of formation of element in their standard state is considered as zero. Standard enthalpy of formation of elements in their standard state is considered as zero ना। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एलोट्रॉप्स आ गए तो क्या होगा। तो एलोट्रॉप्स आते हैं तो मोस्ट स्टेबल जनरली लेते हैं, सिर्फ एक हमने देखा था एक्सेप्शन था फॉस्फोरस के केस में, बाकियों में अलग अलग फेजेस होते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस का सिंगल फेज होता है, इसलिए उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 गैस विल बी जीरो। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर S8 सॉलिड रोम्बिक, ये नोट कर लेना, रोम्बिक का जीरो होगा, नॉट दी मोनोक्लिनिक। ऐसे ही अगर आपको याद करो तो कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स जो होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड ना, बकमिंस्टर, फुलरीन, ग्रेफीन आजकल रिसेंटली डिस्कवर्ड है, लॉन्स्टलाइट, इन सभी में अगर आप बात करोगे तो सबसे स्टेबल फॉर्म ग्रेफाइट होता है। सो कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, इसका वैल्यू जीरो लेते हैं। और ये पूछता है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं एक एक एलिमेंट्स का बता दे रहा हूं, और यही आते हैं, ऐसे मत सोचना किसी भी एलिमेंट का पूछ देगा।
जो लिखवा रहा हूं उतने ही 5-7 एग्जाम्पल्स में से एग्जाम में पूछेगा। एक बार ही क्वेश्चन क्या आ गया था कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड, एंड एक जगह आ गया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैस। अब पूछा था कि भाई इन दोनों में से किसका जीरो होगा या दोनों का जीरो होगा, तो राइट आंसर इज इसका नॉन जीरो होगा और इसका जीरो होगा, क्योंकि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में, ग्रेफाइट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए देखो उनके स्टैंडर्ड स्टेट्स मैंने लिखे हुए। तो इसका जीरो होगा और इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको यहां से यहां जाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी चेंजेस करने पड़े। सबने नोट कर लिया ये पॉइंट? हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऑक्सीजन के रिलेटिवली दो ही फॉर्म है, O2 O3। सल्फर 8 तक लेके जा रहा है, 6 तक लेके जा रहा है, 8 तक। कई सारे एसिड ऐसे हैं सल्फर के जिसमें आप कैटिनेटिंग एबिलिटी देखोगे। सल्फर के ऐसे कई सारे एसिड हैं जिनके पास आप कैटिनेट, तो कैटिनेटिंग पावर अगर पूरे ग्रुप में देखा जाए तो सबसे बेस्ट होती है सल्फर की। व्हाट इज कैटिनेशन पावर? लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी कंसिडरिंग द सेम एलिमेंट। तो भाई लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी क्यों ज्यादा होती है सल्फर की एज कंपेयर टू ऑक्सीजन? नोट करके लिखो ये बात, नोट करके लिखो, मिटा दो ना ये सब। Sulfur have better catenating ability than oxygen, much better. Sulfur have much better catenating ability as compared to oxygen. Can you tell me why? Why is it so? एकदम प्रिसाइज आंसर चाहिए, इधर उधर फंबल करने वाला नहीं, क्योंकि ये चीज हमने, अगेन मैं बता रहा हूं, देखो ब्लॉक में कितनी सिमिलैरिटी है। आप ये ब्लॉक पढ़ोगे तो पिछला वाला रिवाइज करने में आपको बड़ी आसानी होगी, और वो पढ़ के रखोगे तो इसको समझने में एकदम आसानी होगी। अब आप जब जग जाओ उसी टाइम से आप पकड़ सकते हो टॉपिक, हर जगह मौके मिलेंगे आपको। बताओ, साइज छोटा बिल्कुल नहीं होता है, ऑक्सीजन से बड़ा है सल्फर, छोटा बिल्कुल भी नहीं है, अभी तो हमने देखा था। दैट इज द मेन रीजन सर। बॉन्ड एनर्जी इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी एंड सल्फर की सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी में, ये बॉन्ड लॉन्गर होते हुए भी इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी OO बॉन्ड की बहुत खराब होती है, इसलिए तो पेरोक्साइड्स आर हाईली अनस्टेबल। क्यों बोलते हैं कि भाई कई सारे, अब आप जब याद करो +1 में आप लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे, मैं बोलता था कि भाई देखो इसमें कई सारे ऑक्सीजन आ रहे हैं, जैसे आप CO2 का H2CO3, कई बच्चे ऐसा बना देते थे स्ट्रक्चर, सर HO कर दो सर, C डबल बॉन्ड O और एक H कर दो सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं बताता था कि देख बेटा यहाँ पे, और इतना ही नहीं, कई तो बच्चे और भी ज्यादा, मतलब इधर उधर दिमाग लगा लगा करके कुछ तो बोलते थे कि सर ऐसे ऐसे कर लो। एक तो बच्चा ऐसे बना के मेरे पास दिखाया, अब मैं उसको क्या गलत बोलूं भाई? इसमें वैलेंसी वाइज कहाँ कोई गड़बड़ी है? कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4 मैच्ड है, ऑक्सीजन की 2 है, वो मैच्ड है, यहाँ से उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम है, लॉन्ग चेन फॉर्मिंग एबिलिटी इसका 2 ऑक्सीजन के साथ में इसका हालत खराब हो जाता है, 3 आए तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनेंगे,
बट रूम टेम्परेचर पे ऐसे स्पीशीज का एग्जिस्टेंस इज डाउटफुल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लोन पेयर रिपल्शन। और ये आपने एक जगह थोड़ी ना देखा है, बहुत सारे जगहों पे देखा है। आप इसको जनरलाइज करो, सेकेंड पीरियड में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। HNO2 इज अनस्टेबल, इसलिए इसको इन सितो बनाते हैं। whenever reaction is carried out, वहां अगर उसका यूज है तो बनाते हैं। तो HNO2 डायरेक्ट ना लेकर के हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, NaNO2 प्लस HCl, ये लेके बनाओ। H2O2 अनस्टेबल होता है, इसका हम लोग वॉल्यूम कंसंट्रेशन के टर्म में देखते हैं, और जब उसे कराना होता है टाइट्रेशन, तो थोड़ा सैंपल लेके उसको हीट करके ऑक्सीजन कितना निकला उससे उसका कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, एंड फिर उसके बाद उसका टाइट्रेशन कराते हैं। तो ये सब अपने आप में प्रॉब्लमैटिक मॉलिक्यूल्स हैं। सल्फर की कैटिनेटिंग एबिलिटी ऑक्सीजन से फार बेटर है बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, और यही रीजन तो कार्बन फैमिली में भी था। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, टेट्रावेलेंट होता है, कहीं कोई लोन पेयर बचेगा ही नहीं। सिलिकॉन के पास नहीं, तो वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आती लोन पेयर रिपल्शन की, इसलिए बॉन्ड एनर्जी कार्बन फैमिली में सीसी का बेटर होता है एज कंपेयर टू एसआई, हाईएस्ट होता है अपने ग्रुप में। जबकि जैसे ही कार्बन के राइट साइड में चले जाओगे, वो नाइट्रोजन में भी वही प्रॉब्लम, ऑक्सीजन, और ये प्रॉब्लम यही थोड़ी ना रुकने वाला है, फ्लोरीन में भी यही प्रॉब्लम होती। Cl का बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होता है एज कंपेयर टू FF। तो यहाँ एडजेसेंट एटम्स पे जो लोन पेयर हैं, जब ये ओवरलैप करने आते हैं तो इनके लोन पेयर्स इतना ज्यादा रिपेल करते हैं कि इनका ओवरलैप ही अच्छे से नहीं हो पाता। पुअर ओवरलैप, पुअर बॉन्ड एनर्जी। जबकि साइज वाइज देखो बॉन्ड एनर्जी, आपको याद है बॉन्ड एनर्जी के पैरामीटर्स क्या क्या हैं? बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम है 1:1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इस पैरामीटर को खराब कर दिया इसने। देखो ना, लेंथ इसका छोटा है, फिर भी एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर रिपल्शन, प्रोपोर्शनल टू। अरे ये सारा फैक्टर मैंने रिवाइज करा दिया यार, कुछ करने का जरूरत नहीं है पीछे जाके, यहीं पकड़ो और यहीं से आगे बढ़ो बस। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं सल्फर के इस बिहेवियर के वजह से, बेटर कैटिनेशन की वजह से क्या क्या होता है। बता दूं ये सब, बोलो, सारे पार्ट्स लिख लो अच्छे से। देखो, सल्फर के कैटिनेटिंग एबिलिटी का मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूं, और इससे क्या क्या चीज होता है। सबसे पहला तो सल्फर एलिमेंटल स्टेट में S8 में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन कभी यहां तक देखा ही नहीं है, O8 कभी नहीं मिलता है। पुअर बॉन्ड एनर्जी, लोन पेयर रिपल्शन इज द रीजन हियर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और है, O2 एग्जिस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर, बट S2 डज नॉट। जबकि क्या मिलता है इसका, एसिड। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जो बना है, एक सिग्मा एक पाई, इसका पी पाई इफेक्टिव है सेकेंड पीरियड के बीच में। सल्फर बनाओगे ये बड़ा मुश्किल है। पी पाई बॉन्ड इज इफेक्टिव इन केस ऑफ O2, whereas पी पाई बॉन्ड इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ S2। दैट्स वाई ये रूम टेम्परेचर पे नहीं बनता है। जब आप सल्फर को गर्म करते हो हाई टेम्परेचर पे, तो जाके कहीं फॉर्मेशन होता है, मतलब वेपर स्टेट में कहीं जाकर के बनता है, वो भी हायर टेम्परेचर। एनीवे, so S8 exists, that is the first proof of catenation। अगर आप देखो सल्फर का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये जहां डॉट बना रहा हूं यहां सल्फर है।
4 सल्फर एक ही प्लेन में होते हैं, 1 2 3 4, दीज 4 आर इन वन प्लेन। ऊपर वाले 1 2 3 4, 4 ऊपर वाले एक प्लेन में, 4 इन वन प्लेन 4 इन अदर प्लेन, तभी तो क्राउन जैसा बना, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसकी कैटिनेशन एबिलिटी का और प्रूफ दिखाता हूं, प्रूफ ऑफ कैटिनेशन एबिलिटी। एक तो ये दिखा, आप देखो, आपको ऑक्साइड में आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है O-2, O2-2, NO2-1, 3 तरह के ऑक्साइड मिल रहे। बोलो, बहुत जाएगा तो कहां जाएगा, ओजोनाइड, O3-, बस यही खत्म है इसकी कहानी। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, और ये ओजोनाइड है। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनाइड, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मोस्ट ऑफ देम। जैसे अगर एल्कली मेटल में ही बात करो तो Li2O मिलता है, O2-2 आप Na2O2, BaO2, O2- ये बहुत कम है, KO2, RbO2, CSO2। ओजोनाइड का एक कंपाउंड जो देखा गया है वो है KO3, पोटेशियम ओजोनाइड। तो आप देखो आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 तक जाकर के मिल रहे। कौन सा फॉर्म जेनॉन के साथ होता है, क्यों परेशान हो रहे हो? जेनॉन XeO3 बनता है, वो ओजोनाइड नहीं होता है मोटू। ओजोनाइड का मतलब आयनिक स्पीशीज है वो, और आप नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन बाइंड करते हो तो कोवेलेंटली बॉन्ड होता है। आयनिक के लिए इधर वाले साइड में मेटल सी देखना पड़ता है। तो दिस इज एंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसका आप कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाओगे, डबल बॉन्ड और डबल। दिस इज नॉट ओजोनाइड। ओजोनाइड मींस व्हेन ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O3-1 एज एन आयनिक कंपाउंड। अंडरस्टूड ना? बोलो भाई। अब आते हो, दिखाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं सल्फर क्या क्या कर सकता है। सल्फर का देखो मिरेकल, देखो पहले। सल्फाइड्स में जब हम बात करते हैं, नॉर्मल सल्फाइड तो एग्जिस्ट ही करता है, H2-2 भी एग्जिस्ट करता है, जस्ट लाइक O2-2 पर सल्फाइड, पर ऑक्साइड पर। इंटरेस्टिंगली जो अभी तक नहीं हो रहा था वो अब यहां पे होने लगता है। तो कभी कभी ना ऐसे कंपाउंड्स बड़े डरावने से लगते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि भाई बताओ Na2H5, कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, उनसे पूछो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2H5, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, बोलेंगे अच्छा सल्फर का -2 होगा क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है, तो 2 5 या 10 हुआ, 10 को 2 एटम में डिवाइड करना है तो +5 होगा सर। तुरंत पिटाई करना चाहिए ऐसे। एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होता है, +1 ही हो सकता है। so this is basically Na प्लस NH5-2। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सल्फर सल्फर सल्फर, 5 सल्फर लगातार जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ कैटिनेटिंग एबिलिटी, और -1 एंड -1। अब पूछा जाए इस कंपाउंड में व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ डिफरेंट सल्फर, तो क्या बोलोगे, -1 एंड 0। -2 कहां से दिख रहा है, यहां -1 है, 0 है, 0 0 0 0 लास्ट में -1।
नोट करो इसको जल्दी। पावर ऑफ कैटिनेशन, मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितना फर्क डालता है। कुछ नहीं, पॉलीसल्फाइड। सबको क्या बोलते हैं? ये नॉर्मल सल्फाइड है, बाकी सब क्या है? पॉलीसल्फाइड। ये सब के सब सोडियम पॉलीसल्फाइड। वो तो फॉर्मूला लिखा रहेगा ना, आपको पेंटा बनाना है, हेक्सा बनाना है, वो लिखो। इसलिए जनरल रिप्रेजेंटेशन हम क्या कर सकते हैं? एस एक्स टू माइनस एक्स, कुछ भी हो जाए -2 ही रहेगा चार्जेस पे। बोलो, सही है? नोट कर लिया बेटा? कर लिया? मैं और दिखाऊं ऑक्सीजन के आंसर? मिटा दूं इसको पूरा राइट साइड में? हाँ जी, देखो, ऑक्सीजन के केस में एक कंपाउंड बनता है H2S2O8। कैन एनीवन नेम दिस? इसका दो नाम होता है। पहले तो इसको बना लो, कैसा है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो वैसे ही बनाओ, बस बीच में पेरोक्साइड लिंकेज 8 है, इसलिए पेरोक्साइड लिंकेज। यहां देखो ओ ओ की बॉन्ड है ना, O2-2, तो इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। नाम क्या होगा इसका? पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल नेम है। या इसका कॉमन नेम क्या है? मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड। कितने लोग कह रहे हैं ऐसे एक और एसिड है जो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं कैरोज एसिड। ऐसा केमिकल नेम क्या होगा? पेरोक्सी मोनो पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। आज जो सल्फर दिखाता हूं क्या कर सकता है कमाल। सल्फर की एक पूरी सीरीज ही है सल्फर सल्फर बॉन्ड की। मतलब आपको HOS डबल बॉन्ड O या S डबल बॉन्ड O OH, फिर HOS डबल बॉन्ड O, आप चाहो तो 2 सल्फर डाल दो, आप चाहो तो यहाँ पे 3 सल्फर डाल दो भाई, सारे एग्जिस्ट करते हैं नेचर। यानी ये क्या हो गया? SO3H का होल ट्वाइस SX। नहीं, किनारे देखो SO3H बीच में जितने सल्फर हो उसके हिसाब से SX। X की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ। पता है इसको क्या बोलते हैं? थायोनिक एसिड सीरीज है। सीरीज ऑफ थायोनिक एसिड
सीरीज ऑफ थायोनिक एसिड। अब इसके नाम है क्या, इसका नाम क्या होगा, डाइथायोनिक एसिड। ये क्या है, टेट्रा, 4 सल्फर हो गए ना, 1 2 3, टेट्रा थायोनिक एसिड। एंड सिमिलरली यू कैन नेम देम पेंटा, हेक्सा, हेप्टा थायोनिक एसिड। आपको ये कंपाउंड मैं एक जगह और दिखाता हूं, आपने अगर ये एक टाइट्रेशन पढ़ा है किसका, आयोडीन का विथ हाइपो Na2H2O3 in the presence of starch, in the presence of starch, I2 plus Na2H2O3 in the presence of starch will be a deep blue color। और जैसे ये रिएक्शन करता है तो इसका एक कंपाउंड बनता है Na2S4O6। अब देखो S4O6 कहां पे है, सल्फर 4 है, ऑक्सीजन 6 है, दिस इसी का वो बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद है सोडियम टेट्राथायोनेट, ये यहीं से आया है निकल करके। और ये आईआईटी जेई तक एग्जाम में पूछा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 सल्फर एटम इन दिस, न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ था कि बताओ सल्फर का। तो इतना इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। आप देखो बीच वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 0, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, गिन लो, 2 ऑक्सीजन ले गया, 2 इधर ले गया, 1 ऑक्सीजन इधर ले गया, +5। सल्फर सल्फर तो भाई भाई है, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसका आंसर क्या आएगा, +5, एंड बीच वाले सल्फर का क्या आएगा, 0। तो डिफरेंस कितना आया, 5 का। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आया। सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट ना। Na2S4O6 प्लस NaI बनता है, और ये इंपॉर्टेंट आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन रिएक्शन है, जहां पे आयोडीन को डायरेक्टली एस्टिमेट करते हैं कितना आयोडीन है, हाइपो सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल। जब सारा आयोडीन खत्म हो जाएगा तो जो कलर था स्टार्च के साथ वो गायब हो जाएगा, तो वही हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा, उसी पे पता चल गया रिएक्शन खत्म हो गया। सबने नोट कर लिया, मिटा दूं? नोट कर लिया बेटा, मिटा दो इसको। हाँ जी, आइए चलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताइए।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या बोलेंगे आप? वैसे देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आता है कि ऑक्सीजन पूरे ग्रुप में एकमात्र ऐसा स्पीशीज है जो कि गैसियस फॉर्म में। इमीडिएटली नेक्स्ट मेंबर 8 मेंबर के साथ कंबाइन किया है S8, एंड S8 होने के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, पोलराइजेबिलिटी भी बहुत बढ़ गया, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? ऑक्सीजन का। कितना होता है भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का? लोवेस्ट होता है। बताओ भाई, मैंने पहले बताया हुआ है तुम लोग को। हाँ, वो तो बात सही है, मैं पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। वैल्यू भी बताया हुआ है तुम लोग को, ये डिस्कस किया है पिछले क्लास, मतलब पिछले क्लास बोल रहा हूं, नाइट्रोजन फैमिली में जब नाइट्रोजन को हमें सेपरेट करना था फ्रॉम liquefaction of air and then fractional distillation, 90 Kelvin is the right answer। O2 का 90 Kelvin। O2 से ज्यादा किसका होता है? सल्फर का। ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम सॉलिड, टेलुरियम सॉलिड एंड पोलोनियम। ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू होता है टेलुरियम का, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही, दोनों का ऑर्डर यही है। अब मैं इसकी वैल्यू आपको देखता हूं, अगर है तो मैं आपको लिखवा देता हूं। लेट मी चेक, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कितना डिफरेंस है इनमें। थोड़ा डेटा वगैरह ना देखा करो किताबों में। सो द बॉइलिंग पॉइंट इज 1260 टेलुरियम का, 1260 है। सल्फर का बता देता हूं बॉइलिंग पॉइंट, 718 केल्विन। सेलेनियम का 490 है, और उसका, वेट अ मिनट, बॉइलिंग पॉइंट था ना 958 है सेलेनियम का, एंड उसका 1235, 958 एंड इसका 1235। तो यानी ऑर्डर अगर आप ओवरऑल देखना चाहते हो तो इट विल बी लाइक दिस, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सेलेनियम, उसके बाद पोलोनियम, एंड सबसे ज्यादा किसका होगा? दिस विल बी द ऑर्डर फॉर बोथ बीपी एंड एमपी। अब मैं सल्फर का आपको बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑक्सीजन, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बता दिया हूं, इनका मेल्टिंग पॉइंट 55 एंड 393। 55 केल्विन, जो कितना कम, 55 एंड 90, 35 केल्विन के बीच में ही ये सिर्फ लिक्विड है। वाटर देखो हमारा 0 से लेके 100 तक का रेंज है, मर्क्यूरी का बहुत बड़ा रेंज है, इसलिए थर्मोमीटर में यूज करते हैं इसको। 55 सल्फर का देख लो, S नेचुरली वो S8 फॉर्म का होगा, एंड दैट इज 393 केल्विन। 393 वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा है। 373 होता है ना वाटर का, उससे भी 20 केल्विन ज्यादा है। यानी 120 डिग्री पे तो सल्फर बॉयल होगा, सॉरी मेल्ट होगा, और बॉयल तो देख रहे हो हालत खराब हो जाएगी, 718 केल्विन तक जाकर। तो इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रेस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ओके, नोट करके लिख लेना ये बात, ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड रेस्ट ऑफ देम एग्जिस्ट है। चलो क्वेश्चन लिखो तो एक, राइट डाउन, आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक गैसेस among the following molecule। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक गैसेस अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। सबसे पहला NO, NO2,
N2O, O2, O3, S2 वेपर, क्योंकि नॉर्मली सल्फर, CO, CO2, SO2. Come on, do it. बताइए बेटा, पैरामैग्नेटिक बताइए, पहली पैरामैग्नेटिक गैस है, यस और नो? राइट आंसर इज यस। कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8, मिला के 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 को कभी भी आप जिंदगी में पेयर नहीं कर सकते हो। ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो कंफर्म है कि पैरामैग्नेटिक होगा, इवन हो जाए तो डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि भाई पेयरिंग होगा तो ही जाकर के वो डायमैग्नेटिक होगा, राइट? NO2 बताओ। यस, इट इज पैरामैग्नेटिक। इसमें भी वही लॉजिक, वैसे आप थोड़ा बना के देखोगे तो बहुत बढ़िया है। N2O, नो बेटा, नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन को मिलता है, तो कहीं पे, सो इट इज डाया। O2, यस इट इज, वेरी वेरी। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि यहीं से मैंने MOT स्टार्ट किया था, कि VBT से आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे O2। कैन यू टेल मी व्हाट आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which comes under HOMO and LUMO? Do it. HOMO of oxygen बताओ, LUMO of oxygen बताओ। ये क्या बता रहा हूं? HOMO, LUMO, SOMO, ये सब क्या है? HOMO का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। LUMO का मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट इट डाउन एंड उसका ऑर्बिटल लिखो, यहां पे बना के कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल and lowest unoccupied molecule.
हाँ जी प्यारे बच्चों, लिख लिया आपने? होमो ल्यूमो लिख लिया? आइए चलिए देखते हैं, ध्यान से देखो। चलो भाई बताओ मुझे, ओजस्विनी खड़े जाओ, O2 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। चलो भाई, हाँ हर्षित खड़े हो जाओ, बताओ। सिग्मा 2p, वेरी नाइस। 2 आया, इसके बाद याद नहीं आ रहा तुम लोगों को? ये टॉपिक यार रिवाइज करने में कितना देर लगता है यार। इसको तो तुम लोगों को क्लास में बैठे हो 5 मिनट लगता है यार एमओटी की एनर्जी ऑर्डर याद करने में। अरे क्या लापरवाही है, मुझे समझ नहीं आता है। छोटे छोटी चीजों में मतलब इतना ज्यादा तुम लोग तंग हो अभी। पाई 2px एकदम फ्लुएंट होना चाहिए। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p y, और इसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p, और ये 1n1। देख लो बेटा, आप टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो बता रहे बेटा इसका हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है? ये सारे ऑक्युपाइड हैं, इनमें ये है पाई 2px पाई स्टार 2p। आप बोलोगे ये हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन है? सिग्मा स्टार 2pz। इसके आगे तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अमॉन्ग ऑल दी अनऑक्युपाइड दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी पॉसिबल। तो ल्यूमो कौन है इसका? देखो आगे चल करके जब हम हेलोजन फैमिली पढ़ रहे होंगे उसमें मैं कलर बताऊंगा, ठीक है? कलर होने के पीछे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम कहां से? होमो टू ल्यूमो। ये ट्रांजिशन ऐसे होगा, अरे होमो यहां है, ल्यूमो यहां है, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके ऊपर जाएगा, ऊपर से पता है ऑक्सीजन भी लिक्विडस फॉर्म तक लेके आओगे तो कलर्ड है। O2 इज ऑल्सो कलर्ड। गैसियस फॉर्म में कलर नहीं दिखता है, बहुत लाइट कलर है, तो जब उसको एकदम नजदीक लेके आओगे तो उसका कलर दिखाई देने लगेगा, बिकॉज ऑफ होमो ल्यूमो ट्रांजिशन। याद करो डी ब्लॉक भी कलर्ड होते हैं कंपाउंड, डी ट्रांजिशन के वजह से, तो वो भी तो एक तरह का इनर डी एंड आउट, आई मीन लोअर डी एंड हायर डी के बीच में था। तो यहाँ पे भी ये ल्यूमो होमो। सो व्हेनेवर देयर इज कलर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और पोलराइजेशन। आ रहा है बात समझ में? बैठ जाओ। चलिए बेटा O3 बताइए, पैरा और डाया? O3 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर बना करके ही देखना है, डबल बॉन्ड हो, डेटिव बॉन्ड हो, क्या कहीं कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है बेटा? तो अनपेयर्ड नहीं है, तो इट इज डाया। H2 पैरा होगा या डाया? हाँ बोल ले, अभी ये पैरा डाया में नहीं, टाइम ले लो, मुझे बताओ सोच करके, कोई दिक्कत नहीं। बताइए पैरा कितने लोग बोल रहे हो? वो हाथ उठाओ पहले तो। H2 is paramagnetic. How many of you are saying that?
हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग H2 इज डायमैग्नेटिक, रेज योर हैंड। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप VBT से स्ट्रक्चर बनाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये डाइएटॉमिक है और डाइएटॉमिक का करेक्ट आंसर VBT नहीं दे पाता। पॉलीएटॉमिक में तो स्ट्रक्चर बना लो। अब जब आप ऐसा बनाओगे तो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर है जैसे O2 पैरा होता है वैसे ही सल्फर ग्रुप प्रॉपर्टी की वजह से ये भी पैरा होता है। अब उसका एमओ करना पड़ेगा तो करेंगे। हमारे सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कहां तक है? 20 इलेक्ट्रॉन तक है, उसके ऊपर तो हम जा ही नहीं पाते हैं। तो हम एनालॉजी लेके बोल सकते हैं, जैसे O2 पैरामैग्नेटिक था, लाइकवाइज H2, और कोई तरीका ही नहीं है इसके लिए। नोट करके लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। O2 is paramagnetic, likewise H2 is also paramagnetic with 2 unpaired electrons. Note it down everybody. O2 is para, likewise H2 is para. Now guys, think about CO, CO2 and SO2. ये सब बताओ, ये सब के सब डाया हैं, सभी के सभी डाया। सबको क्लियर हो गया? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक देखना समझ में आ गया? अब हेडिंग डालो, जनरल ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जनरल ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जनरल ट्रेंड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। पूरे ऑक्सीजन फैमिली में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो उसके हिसाब से आपको पॉसिबल स्टेट क्या नजर आ रहा है कि भाई अगर मैं P के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो +4, और अगर S के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो +6 हो जाएगा SN3। बोलो और क्या हो सकता है भाई? और अगर देखो तो एलिमेंटल स्टेट में 0 दिख रहा है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले जाए तो रेंज कहां से कहां तक है? -2 to +6। लिखो, द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज फ्रॉम -2 to +6। +6 के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता, खतरे की घंटी है। कई बार आता है ऐसे क्वेश्चन, देखो पूछता है कि ये बताओ Na2SO5 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका x एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो 2 × 1 + x + 5 × -2 ऑक्सीजन का इज इक्वल टू 0। तो यहां से x निकालोगे तो कितना आएगा? प्लस, चेक करके देखना, बता 8 आ रहा है। ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि इस ग्रुप का रेंज ही मैक्सिमम कहां तक है? इसका मतलब देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इस वजह से यहां सबका -2 लिखना, तो तुरंत कहां याद आएगा? स्ट्रक्चर बनाइए, ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का। अब यहां पे दिखेगा आपको +6। दिख रहा है ना? तो 2 ऑक्सीजन का -1 -1, बाकी सभी का कितना है? -2। इस वजह से तभी सही आएगा। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रिकॉग्नाइज करना कि किसी भी ग्रुप का मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है। तो सल्फर के केस में मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है? 6 तक, मतलब ऑक्सीजन फैमिली में। अब अगला क्वेश्चन आता है, चलो सर ये तो जनरल डिस्कशन हुआ, एलिमेंट बाय एलिमेंट डिस्कशन करते हैं। तो बताओ ऑक्सीजन का रेंज, तो ऑक्सीजन जिंदगी में +6 नहीं जा सकता है, -2 से तो जा ही सकता है। मैक्सिमम कहां जा सकता है? +2। ये बहुत रेयर है। कौन सा है ये? OF2। एक ही इसका पप्पा है बस, कौन? फ्लोरीन, जो इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव।
सिर्फ उसी के साथ तो दो कंपाउंड बनते हैं जिसमें ये +1 एंड +2 लेके आता है, OF2 +2 के लिए NO2F2 +1 के लिए। अब एक बारी क्वेश्चन पूछ दिया था कि भाई पहचानो किसमें पेरोक्साइड है, BaO2 उसमें दिया था, Na2O2 दिया था, NaHO2 दिया था और साथ में चिपका दिया था OF2 and O2F2 एंड मैं PbO2 एंड PbO लिख दे रहा हूं। आप आइडेंटिफाई करो इसमें पेरोक्साइड किसमें किसमें प्रेजेंट है। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई, ऑक्सीजन का रेंज लिख लिया ना, -2 से +2। आइडेंटिफाई द पेरोक्साइड among the following, identify the peroxide among the following। NaHO2 है, थर्ड, सोडियम H है, यहां पे हाइड्रोजन, और दे रहा हूं मैं, CrO3, CrO6, CrO5, सब में पहचानो।
उनको ऋषि जी को दीजिए, ऋषि जी को भी दीजिए। सबने कर लिया भाई? क्या है आंसर बताइए? BaO2 इज पेरोक्साइड और नॉट? यस इट इज। अरे नॉट कैसे बोल रहे बाबा? ये तो है ना, दिस विल बी द राइट आंसर। एंड देन ये भी है, देखो ये ऐसा फॉर्म है, यहाँ पे Na+ है तो पेरोक्साइड है। इसके बाद O2F2, हाँ O2F2। कितने लोग ये बोल रहे हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई। द राइट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्लोरीन है बाबा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इस पे +1 डाल रहा है। तो पेरोक्साइड O बॉन्ड को नहीं बोलते हैं। हाँ जी, O2-2 इज पेरोक्साइड, O2 2+ इज नॉट। अरे बाबा ये ऑक्साइड है ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, नॉर्मली बोलते हैं ना कि लेड ऑक्साइड, क्या इसको हम फ्लोरीन ऑक्साइड बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस साइन हो तो ऑक्साइड बोलते हैं। ये उल्टा ऑक्सीजन फ्लोराइड है, ये ऑक्साइड नहीं है। ये दोनों क्या है? दे आर फ्लोराइड। नोट कर लो, बस इसको बताने के लिए इतने सारे बाकी टेंट्रम्स मैंने रचे थे। अब बाकी तो तुम लोग समझ ही गए होगे। CrO3 इज नो 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 नो। CrO5 इट हैव PbO2। टेल मी, बहुत मजा आने वाला है, बताओ। चलो वोटिंग ऑप्शन प्लीज। कितने लोग यस बोल रहे हो? हाथ उठाओ। हाँ भाई ओजस्विन, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तुम? नहीं है? अब मुझे समझाओ कि ये ऐसा मैंने यहां पे क्यों लिखा, जबकि बेरियम के केस में मैंने लिखा था कि दैट इज, क्योंकि बेरियम के केस में एकमात्र ऑक्सीडेशन एग्जिस्ट करता है विच इज Ba+2। तो ऑक्सीजन पे -2 आ सकता है, O2 पे -2 आ सकता है, जबकि लेड के दोनों स्टेट होते हैं +2 एंड +4। और ध्यान दो +4 वाला इसके साथ रहता है, सो लेड +4 एंड ऑक्सीजन -2 का कॉम्बिनेशन। So this is normal oxide, not peroxide. So I guess you guys are now done with this. वैसे भी देखो ना, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड सबके स्टेबल नहीं होते रे मोटू, सिर्फ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में ही आपको मेनली देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। इसलिए कहीं पे भी मत सोचने लग जाओ, खास करके आयनिक स्टेट हो तो। कोवलेंट स्टेट में तो मिल जाएंगे आपको, जैसे ये सब कोवलेंटली बॉन्डेड है ना, यहाँ मिल जा रहा है H2SO5 में मिल जा रहा है, लेकिन आयनिक स्टेट में सिर्फ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल में ही आपको देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सो रेंज कितना होगा ऑक्सीजन का? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सल्फर जैसे ही आएंगे वैसे ही आपको मालूम चल जाएगा रेंज कहां से, -2 to +6। अब देखो इन दोनों में हाई लेवल का कॉन्ट्रास्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहला तो यही है, सल्फर 6 तक जा रहा है, ऑक्सीजन सिर्फ +2 तक। दूसरा सबसे बड़ा है, ऑक्सीजन हमेशा चाहता है कि उसका -2 बन जाए, जबकि सल्फर चाहता है उसका, बिल्कुल वैसे ही जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस का कहानी था, नाइट्रोजन लोअर स्टेट में रहना चाह रहा था जबकि फॉस्फोरस हायर, इसीलिए H3PO4 इज पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि HNO3 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। Like that O2 and ozone itself is powerful oxidizing agent, peroxide is powerful oxidizing agent। बहुत ही दिमाग खराब करना है तो OF2 and O2F2 ले लो, जहां पे वो ऑलरेडी प्लस में रह रहे हैं, वो और भी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग हो जाएंगे, जबकि सल्फर H2SO4 इज अ पुअर ऑक्सीडाइजिंग,
in fact mild oxidizing agent, and that too at concentrated condition. अभी ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करें, चलो लिखो ये बात लिखो। ऑक्सीजन is mostly stable in -2 state, whereas sulfur is more stable in higher state, that is +6. Oxygen is more stable in lower state -2, whereas sulfur is more stable in higher state. आप इसके वजह से लिख लेना, that's why H2O2, O2, O3, OF2, O2F2, they are good, very good in fact oxidizing agent, है ना। जबकि आप क्या लिखोगे, H2SO3 is a good reducing agent and H2SO4 is poor oxidizing agent. H2SO3 is a H2SO3 गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ना ये प्लस स्टेट में है फिर भी, क्योंकि अब 4 से कहां जाना चाहेगा, 6 में। क्या कर रहे हो अर्षित, दिमाग यहां नहीं कर रहे काम। थोड़ा सा बस रिलैक्स कर दो क्लास, तो फिर फोकस हट जाएगा और याद रहने वाला है नहीं तुम लोग को। इस क्लास की चीजें 4 क्लास बाद पूछेंगे, सब भूल जाएगा। हाँ, एमओटी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दिमाग से उड़ जा रहे हैं, सिग्मा 3s लेके आ जा रहे हो। ये हाल है, पता नहीं कितनी बार पढ़ाने के बाद वो दिमाग में सही से सेटल होगा। H2SO3 एंड H2SO4 मैंने बताया इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट, I mean in concentrated state only. डाइल्यूट में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं होता। डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शायद यही रीजन ही तो है कि KMnO4 के साथ हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए H2SO4 यूज करते हैं। K2Cr2O7 लिख लो ये बात। That's why we take H2SO4 to provide acidic medium with powerful oxidizing agent. That's why we take H2SO4 to provide acidic medium for powerful oxidizing agent like KMnO4 and K2Cr2O7। क्योंकि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करेगा। नोट कर लिया सबने, बोलो अब हेडिंग डालो। देखो तो हमारी जनरल प्रॉपर्टीज जितनी भी थी बेटा वो सब खत्म कर दिया हम लोगों ने। अब जैसे लास्ट ब्लॉक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जनरल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाइड्राइड, ऑक्साइड एंड हैलाइड, और इतना खत्म होने के बाद फिर आएंगे हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड। तो ऑक्सीजन फैमिली में बहुत सारे कंपाउंड है ही नहीं, एक O2 के बारे में, ओजोन के बारे में डिस्कशन करना है, सल्फर के एलोट्रॉपी थोड़ा बहुत मैंने बता दिया और डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे कन्वर्जन वगैरह करना होता है। उसके बाद सल्फर के ऑक्सी एसिड एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक। इतना छोटा सा है, तो मतलब एक और लेक्चर लगेगा, आज के लेक्चर के बाद ऑक्सीजन फैमिली खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन सबसे बड़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज करो। नाइट्रोजन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं, इतनी सारी चीजें आपको ऑक्सीजन में देखने को नहीं मिलेगा। कम रिएक्शन है, बहुत कम है।
और जो है भी वो कहीं ना कहीं इधर उधर से आप पढ़े ही हो, पहले से ही यूज किया हुआ है ऑलरेडी ना। तो भाई क्या मैं बता रहा था अभी आपको, हेडिंग डालो आप, हाइड्राइड्स, सॉरी पहले आप लिखो ऑक्साइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो देखो भाई, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ऑक्साइड बोल रहे, इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेट होना चाहिए। आइड वर्ड कब आता है? जब नेगेटिव स्टेट। तो भाई ऑक्सीजन को तो उस जगह से हटा दो, क्योंकि यही तो सबसे कंबाइन कर रहे हैं। तो इनके मोस्ट कॉमन ऑक्साइड कौन कौन से होंगे? MO2 एंड MO3 टाइप, जैसे SO2 SO3, ACO2 ACO3, TeO2 TeO3। बोलो बोलो भाई। अब आप एक बारी SO2 एंड SO3 के दो तरीके से स्ट्रक्चर बनाओ, एक ऑक्टेट थोड़ा बहुत दिमाग में रखते हुए और एक बिना उसको ध्यान में रखते हुए, दोनों स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसका भी बनाओ, इसका भी बनाओ, जल्दी बनाओ। सबने बना लिया? अगला आपके लिए टास्क ये है कि इनके SO2 एंड SO3 में जो नॉर्मल फॉर्म बनाया है विदाउट डेटिव बॉन्ड, जैसे एक तो बनाया होगा आप लोगों ने SO2 का ऐसे डबल बॉन्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि सल्फर के पास ऑक्टेट एक्सपैंड करने की पावर है। लेकिन अगर आप ऑक्टेट से ऑब्सेस्ड हो तो ठीक है, आप फिर डेटिव बॉन्ड बना लो, यही करोगे ना। लेकिन मैं इस केस में पूछना चाहता हूं, ये जो दोनों पाई बॉन्ड बने हैं, ये कौन से पाई बॉन्ड है? पी पाई है, या डी पाई है, या दोनों अलग अलग है? एक बारी बता के मेरे को बताओ, टेल मी द पाई बॉन्ड। लाइकवाइज बेटा SO3 बनाया होगा आपने बिना ध्यान दिए हुए, तो ऐसे बनेगा। ऑक्टेट ध्यान दोगे तो दो डेटिव बॉन्ड बना दोगे, यही करोगे ना। So tell me the nature of all the pi bonds here and here. अरे बना लो पहले, आराम से निकालो, फिर बात करते हैं। ये मैं गैसियस फॉर्म की बात कर रहा हूं। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, बना लिया? चलो देखो, आपने हाइब्रिडेशन निकाला होगा sp2, इधर भी sp2। अच्छा, sp2 होने का मतलब एक p रह गया इसका, तो इसका 3p है और इसका 2p है, इसका 2p। तो एक 3p 2p पाई बॉन्ड है, एक 3p एंड 2p।
ये ऑक्सीजन का, ये सल्फर का। अब भाई पी तो खत्म हो गया, तो दूसरा होता है डी पाई 2p पाई, 3d पाई 2p, ये सल्फर का, ये ऑक्सीजन का। So out of 2 pi bonds, one is p pi, other is p pi d pi, and here you can say one p pi, other will be d pi p pi, this will also be d pi p pi। ये पूछता है एग्जाम में, है ना। अच्छा, ये अभी तक के जितने डिस्कशन हुए उनमें से ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर थर्ड पीरियड एलिमेंट सेकेंड पीरियड के साथ p pi बना रहा है। देखो ना, वरना p pi इफेक्टिव किसके केस में होता है? चलो ठीक है, एक सेकंड है एक थर्ड है, ऑक्सीजन है वो भी, तो इतना तो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है ना। हो गया, खत्म हो गया ऑक्साइड। अब नोट करके ये लिखना है कि SO3 exist in cyclic and polymeric form in solid state. SO3 exists as cyclic and polymeric form in solid state। ये ध्यान रखना बेटा, ये रूम टेम्परेचर पे ही मैं बता रहा हूं सॉलिड स्टेट। जैसे एक को बोलते हैं गामा SO3 विच मीन्स SO3 का ट्राइमर, दिस इज साइक्लिक फॉर्म। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ SO3 ट्राइस? SO3 थ्राइस, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? जल्दी करो। बना लिया? देखो सॉलिड फॉर्म में ध्यान से सुनो, बड़ा आसान सा है भाई, ट्राइमर है ना, तो एक के बाद एक सर्कल में कर दो यार, SOS OS, 6 मेंबर बनाओ ना, क्या दिक्कत है? अब वैलेंसी 6 है ना, तो ऐसा कर लो, चेक करो बन गया ना ये। देखो SO3 का थ्राइस बन गया। इंटरेस्टिंगली यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? Sp3। तो देखो मैंने बताया था ना सॉलिड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन बदल सकते हैं, तो ये है इसका एग्जांपल, एक बार फिर आया। जैसे PCl5 सॉलिड में भी हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा था अलग होता है, PBr5 में। लाइकवाइज सल्फर का आप हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ Sp3 हो गया। नाउ कमिंग टू अल्फा SO3, तो ये ऐसा होता है, बस वही लीनियर कर दो, बस लीनियर पॉलीमरिक, एंडलेसली चलता जाएगा, इधर चलता जाएगा। अब इसी का n टाइम्स है बेसिकली, SO3 का n टाइम्स, SO3 का n टाइम्स, दिस इज पॉलीमरिक फॉर्म। ये क्या होता है? पॉलीमरिक। तो अल्फा ऐसा हो गया, सल्फर ऑक्साइड का ट्राइमरिक फॉर्म ऐसा होगा। नाउ कमिंग टू एसिडिक प्रॉपर्टीज, बताओ मेरे को, ये दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, SO2 और SO3? बोलो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, SO2 और SO3? बोलो। द राइट आंसर इज SO3, एसिडिक वाटर। बड़ा सिंपल सा है यार, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे तो, अरे टर्मिनल ऑक्सीजन तो ऑक्सी एसिड के केस में देखते हैं, ये ऑक्साइड्स है मोटू ना। ऐसे सोचो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाओगे पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ऑक्साइड के प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा चलो ठीक है सर, ये तो रिलेटिव ऑर्डर हो गया, बट बाई नेचर SO2 क्या है? इज इट अ एसिडिक गैस और बेसिक गैस? यस इट इज एसिडिक, लिख लो SO2। इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, लिख लो ऑल दी ऑक्साइड, कोई एम्फोटेरिक नहीं है, कोई बेसिक नहीं है। देखो ना +4 हो गया यार, +4 5 6 इसके ऊपर आओ तो मोस्टली चांसेस है एसिडिक होने के।
4 and 6 है, अब इससे ज्यादा क्या जान लोगे? मतलब ये तो फिर भी नॉन मेटल है। यहां तक कि तुमने देखा होगा 6 स्टेट में तो क्रोमियम जैसे स्पीसीज भी एसिडिक हो जाते हैं। ये भी क्या होता है? एसिडिक। 6 7 तो ऑन द हायर साइड है, वो मेटल तक, ये तो नॉन मेटल तो ऐसे ही एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड। क्लियर हो गया? लास्ट हेडिंग डालो आज, कौन सा? हाइड्राइड। दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। चलो भाई, हाइड्राइड्स में जल्दी जल्दी करते हैं ना। बताओ, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H, बस इतना ही करते हैं, बहुत है। बोलो, सबसे पहला क्वेश्चन, इनका थर्मल स्टेबिलिटी। और अगर 0 क्वेश्चन में बोलूं तो वो है बॉन्ड एनर्जी। बताओ भाई, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, OH बॉन्ड या SH बॉन्ड? OH बॉन्ड, मालूम है ना? तो बॉन्ड एनर्जी में क्या आएगा? HO बॉन्ड से, बिल्कुल नहीं, उल्टा कर रहा हूं। थर्मल स्टेबिलिटी बताओ, गर्म करने पे कौन जल्दी टूटेगा? जिसका बॉन्ड स्ट्रांग है वो डिफिकल्ट होगा टूटना। तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, ऑक्सीजन को छोड़ दे, उल्टा लिख रहा हूं ना मैं, बोलना भी नहीं है, ऐसा है सर। हाँ मतलब कर लेना, मैं तो ऑर्डर में थोड़ी ना उसको लिखा मैंने। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, अब एक बात बताओ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में, रिड्यूसिंग एजेंट, आपको मालूम है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही है जो -2 में रहना चाहता है, बाकी तो सल्फर जाना चाहता है हायर स्टेट में। तो बाकियों के लिए भी यही लगा देंगे, तो क्या बोलेंगे? H2O से ज्यादा H2S, उससे ज्यादा H2Se, उससे ज्यादा H2, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट इन फैक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ भाई। अच्छा ये बताओ, क्या ये बेस है क्या? गलती से भी नहीं सोचना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ में लिखते हैं, या तो फिर प्योर हाइड्रोक्साइड जो अमाइंस आर बेसिस, अमोनिया इज अ बेस, उस ग्रुप के मेंबर थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रेंथ रखते हैं, ये बिल्कुल नहीं है बेस, पुअर बेसिस हैं, बहुत बेकार हैं, तभी तो H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बोलो भाई, तो बताओ मेरे को, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या लिखेंगे ऑर्डर? हाँ जी, सबसे बढ़िया, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं क्या? क्यों भाई, ये मुझे खड़े होकर के समझाओ थोड़ा, तो ये क्यों ऐसा लिख रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप तो यार यहां ज्यादा है। बोलो आर्यन परमार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप तो बेटा यहां ज्यादा है, तो ये मैं उल्टा लिख दे रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ। आश्रत, ये क्या कर रहा हूं मैं? साइज ज्यादा डोमिनेट करता है। कितनी बार यही चीज याद करोगे तुम लोग यार, कितनी बार सोचो, कब दिमाग में घुसेगा तुम्हारे। अब ये एंडिंग है हर चैप्टर का, अब धीरे धीरे, कि जब भी ग्रुप के अंदर आए, 2 बातें हैं दिमाग में रखना है, बॉन्ड एनर्जी एंड गैप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कब कौन सा लगाना है, इसको अच्छे से सेट कर लो। पूरा न्यूक्लियोफिलिक खत्म हो गया, ऑर्गेनिक साइड में अब हम लोग बीच में चल रहे हैं, अभी भी ये बात दिमाग में नहीं है। भगवान कब तुम लोग सेट करोगे यार, कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, सोचो। इतना प्लेन सा चीज है, बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। जब तक देखो आदत नहीं बनाओगे ना, मैं एक बात बता रहा हूं ना,
जब तक वो बचपन से तुम्हारी आदत बनी रहेगी वे कि ठीक है क्लास में कर लिए, घर जाएंगे थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके अगले दिन आ जाएंगे, जब तक ये किए रहोगे ना, हमेशा अपने पोटेंशियल से आधे पे तुम परफॉर्म करोगे। मैं बता रहा हूँ, 100 नंबर करने वाले हो ना तो 50 ही आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। रिवीजन इज द की। वंस द सिलेबस इज 30-40% डन, तो तुम्हारे तो यार दोनों साल के सिलेबस खत्म होने वाले हैं। मतलब अगर मैं ऐसे हिसाब लगाऊं तो मुझे लगता है 70-80 के बीच में भी हम लोग चल रहे हैं, 15-20% ही बचा हुआ है। अभी रिवाइज नहीं करोगे तो सब कहीं खो जाएगा, दिमाग के किसी कोने में मिलने वाला नहीं है दोबारा। और हर प्रॉब्लम में जब बार बार यही चीज पूछा जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, रिपीटिशन आते हैं, रिपीटिशन, कॉमन पॉइंट्स पकड़ो। रिवाइज नहीं करोगे ऐसी बुरी हालत होगी, देख लो। सबके लिए वही हालत है, मैं बता रहा हूं, किसी एक के लिए पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। नहीं रिवाइज करोगे, रिवीजन से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, सारी चीजें फ्रेश हो जाती हैं। जब कोई आगे का आने वाला चीज है उसमें स्टेप्स हमें क्लियरली दिखाई देते हैं। रिवीजन आप इंटीग्रल पार्ट बना लो डेली स्टडी का, एंड स्पेशली केमिस्ट्री, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट्स है ना। फिजिक्स की तरह एक जनरल लॉ तो नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर लॉ है, सिर्फ आपको दिमाग लगा लगा के सोचना है, उसको भी रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन ये रिवाइज नहीं करोगे ना तो कुछ और आंसर का कुछ और ही कर दोगे। जैसे अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे दिमाग अटक ही जाएगा, अरे यार हाँ यार ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा, तो ये कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए रिवाइज करना है अभी, कम से कम अब से लेकर के यार जितने एग्जाम के लिए टाइम बचा हुआ है, 2.5-3 महीना जो भी है तुम्हारे पास, कम से कम अब कर लो। अब कर लो, उसको फिक्स कर लो कि नहीं मेरे को करना ही करना है। एमओटी का कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं, अटक जा रहे हो, बताओ। हो गया ये एसिडिक स्ट्रेंथ। चलो देखते हैं बॉन्ड एंगल कितने लोग बताते हैं। चलो टेल मी, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द बॉन्ड एंगल, डू इट फास्ट। बोलो भाई, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाइब्रिडेशन क्या है इसका? sp3। ये एंगल कितना है? 104.5 डिग्री, 104 डिग्री, ये ना। हाँ जी, इसके बाद यहां बताओ, देखो सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएगा। लोन पेयर तो ऐसे ही दबा रहा है इनको, लेकिन आपस में अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नजदीक आ जाएगा तो रिपल्शन अच्छा हो जाएगा, तो ये थोड़ा बचा पाएंगे। तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए यहाँ पे, क्योंकि देखो साइड एटम में कोई दम ही नहीं है, एच है, स्टेरिक फैक्टर तो लगने वाला है नहीं, तो सीधा सीधा आंसर है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। और कितना डिफरेंस आता है पता है? ये हाइड्राइड्स की केस में, अब ये इतना खराब है, इतना खराब है, ये इतना एंगल खराब है बेटा। ये इतना एंगल खराब है कि इनको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बोलना ही शर्मनाक बात है। दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड, दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड। इसलिए आप देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर H2S विल एक्ट एज एन एसिड अगर हो रहा है रिएक्शन तो, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। लोन पेयर डोनर तो ये इतने बेकार हैं, ये तो नॉर्मल H2S की मैं बात कर रहा हूं, नेगेटिव वगैरह की नहीं, अनहाइब्रिडाइज्ड है। समझ गए?
सो नाउ वी आर डन विद द हाइड्राइड्स, और यहां तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे, पुरानी नाइट्रोजन फैमिली को दोबारा रिवाइज कर लो, बहुत फायदा देगा। सो अगली क्लास में ट्राई करूंगा मैं रैप अप करने के लिए। मैं एक काम करूंगा, नोट्स आपको कुछ शेयर कर दूंगा, थोड़ा पहले से पढ़ लो, आइडिया लग जाएगा, तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास गाइस, यू कैन नाउ